बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ये हमारा 11/1/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लेना। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे ड्रेस पहले हासिल करते हैं, फिर ड्रेस के कौशल सीखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अक्वायर ड्रेस बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज ड्रेस। ऑप्शन ए है स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मसल्स। ऑप्शन बी है सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मसल्स। ऑप्शन सी है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, लैंग्वेज एनालिटिकल रीजनिंग। और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक तर्क, भाषा एनालिटिकल रीजनिंग, लैंग्वेज। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, शारीरिक विकास के संदर्भ में जो बच्चे होते हैं वो पहले स्थूल गति कौशल को सीख लेते हैं और उसके बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल है उसके कौशल को वो सीखते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो पहले स्थूल गति कौशल के लक्ष्य जो होते हैं उसको हासिल कर लेते हैं, फिर जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ होता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। स्थूल गति कौशल आमतौर पर बच्चों का जो गत्यात्मक विकास है उसके हिस्से के रूप में शेषावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान हासिल की जाने वाली क्षमताएं हैं। स्थूल गति कौशल क्या है? आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो गत्यात्मक विकास के हिस्से के रूप में जो शेषावस्था और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसके दौरान हासिल की जाने वाली क्या होती है? क्षमताएं। जैसे इन क्षमताओं में क्या होता है? बच्चों का खड़े होना, उनका चलना, उनका दौड़ना, उनका कूदना और सीढ़ियों को चढ़ना आदि। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि स्थूल गति कौशल में बच्चे कौन कौन सी गतिविधियां सीखते हैं, जैसे खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सारी। जबकि जो सूक्ष्म गति कौशल होता है उसमें किसी मांसपेशियों के प्रयोग किया जाता है, छोटी मांसपेशियों का। ठीक है, और इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में होता है। समन्वय को संदर्भित करते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों में होता है, जैसे कि उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग करना, रेत में पैर की उंगलियों को हिलाना। ठीक है, ये सारी होते हैं गतिक कौशल के उदाहरण। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यूज चिल्ड्रन एज। ऑप्शन ए है कि बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ब्लैंक स्लेट हु कैन बी टोटली एज पर द एनवायरमेंट। दूसरा कह रहा है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक्टिव पर्पसफुल बीइंग हु कंट्रीब्यूट्स सस्टेनेबिलिटी टू देयर ओवन डेवलपमेंट। तीसरा कह रहा है कि बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। हैविंग एन प्लान फॉर ऑर्डरली ग्रोथ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। और चौथा कह रहा है कि बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बीइंग हु कैन नॉट डू एनी थिंग टू लेटर देयर ऑन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनके अपने खुद के विकास में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारी व्याख्या कह रही है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में समझ रखते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी अपनी खुद के विकास में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एनवायरमेंट फैक्टर्स। गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से इफेक्ट होता है, ना कि केवल एक से। तो इसमें केवल पर्यावरण देखा था, इसमें केवल पर्यावरण था, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन है कि विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हेरिडिटी फैक्टर। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरमेंट होगा नहीं, बोथ होगा।
बोथ होगा। तीसरा कह रहा है कि विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। डेवलपमेंट इज अ टेम्पररी चेंज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये भी गलत है क्योंकि विकास जानते हैं आप जीवन पर्यंत होता है, जीवन भर चलता रहता है, ये नहीं होता कि कम समय के लिए हो, तो ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है कि विकास समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज इन अ होलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट होता है वो समग्र और व्यवस्थित रूप से लगातार होता रहता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है वो समग्र और व्यवस्थित तरीके से लगातार होता रहता है। ये कथन विकास के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो यानी डेवलपमेंट वो है ये शारीरिक वृद्धि के रुक जाने के बाद भी क्या होता है, चलता रहता है, बल्कि कहे कि जन्म से लेकर स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु के बाद तक ये चलता रहता है। ये लगातार चलने वाला होता है, सुसंगत परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो पर्यावरण और हम हेरिडिटी दोनों से इफेक्ट होता है और ये जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता देश की एक प्रमुख उपलब्धि है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स इज अ मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी है मूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रतीकों का निर्माण और उपयोग करने की जो क्षमता होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि होती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख क्या है, उपलब्धि है। संज्ञानात्मक विकास का ये चरण कब से कब तक होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक होता है। और इसकी अन्य विकास संबंधी तथ्य ये हैं कि बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का ये विकास करते हैं। क्या करते हैं, बच्चों में स्मृति यानी मेमोरी का, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन का क्या करते हैं, विकास करते हैं। वे चीजें जो प्रतीकात्मक रूप से समझाने में सक्षम होते हैं, जैसे घर घर खेलना, चाय पार्टी करना आदि, ये सब भी ये करने लगते हैं कि घर घर खेलने लगते हैं, चाय पार्टी करने लगते हैं। बच्चे तो ऐसे बचपन में करते ही है ना, तो ये सारी प्रतीकात्मक रूप से समझने में क्या हो जाते हैं, सक्षम। इसके अतिरिक्त सोचना उदासीन होता है, दूसरों के बारे में उनके दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। सोचना क्या होता है, उदासीन, और दूसरों के बारे में उनके दृष्टिकोण पर क्या नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वे गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती हैं। इन पियाजेस थ्योरी व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब एन इन्फेंट्स एक्शन व्हाट when she changes the way she holds her hand as she reaches for round object as opposite to square ones। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा समायोजन, ऑप्शन बी है अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है अंतर विषयकता यानी इंटर सब्जेक्टिविटी, और ऑप्शन डी है स्कीमा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया होती है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समायोजन कौन सी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह कौन सी वस्तुओं के पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीकों को बदलता है, समकोण वस्तुएं। ठीक है, समायोजन में नई जानकारी को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा का संशोधन शामिल है। समायोजन अच्छा होता है क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है उसको समझने के लिए जो वर्तमान की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें संशोधन शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से एक नया स्कीमा बनाना शामिल हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच स्टेज द सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स determines moral choice। ऑप्शन ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और इंटेंशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस और इंटेंशन। तीसरा कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यूनिवर्सल एथेटिकल प्रिंसिपल्स और इंटेंशन। और चौथा कह रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास गुड गर्ल गुड बॉय
गुड बॉय, गुड गर्ल और इंटेंशन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि किसी व्यक्ति की सही और गलत, विवेक, नैतिक और जो धार्मिक मूल्य होते हैं, इसके अतिरिक्त समाज के दृष्टिकोण, व्यवहार की अवधारणाएं के क्रमित गठन को हम नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। नैतिक व्यवहार जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, नैतिक व्यवहार जन्म लेते ही नहीं स्टार्ट होता है, बल्कि इसे समाज के परिवेश से सीखा अर्जित किया जाता है। हम क्या करते हैं कि समाज में जैसे जैसे लोगों के बीच जाते हैं, जैसे जैसे उठते बैठते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं कि समाज के परिवेश से हम इसे अर्जित करते हैं या फिर सीखते हैं नैतिक व्यवहार को। ठीक है, जन्म लेते ही हमारे अंदर डेवलप नहीं होता है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार विनिमय उद्देश्य विन्यास स्तर पर जो व्यक्तिगत यानी व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी संतुष्टि नैतिक चयन को क्या करती है, निर्धारित करती हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा 1958 में नैतिक विकास सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था, जिसे इन्होंने 3 स्तरों तथा 6 चरणों में वर्गीकृत किया है। चरण निम्न, कितने स्तरों में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने स्तरों में बांटा, 3 स्तरों में। तीनों स्तरों के कितने चरण थे, 2 चरण थे। इस तरह के 3 चरणों को चरण हो गए। ठीक है, पहला चरण है कि सज्जा और आज्ञा पालना विन्यास, दूसरा है विनिमय उद्देश्य विन्यास, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, चौथा है कानून और व्यवस्था विन्यास, पांचवा है सामाजिक अनुबंध कानूनी विन्यास और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कितने विन्यास है, तो इनके 6 है। ठीक है, 3 इनके स्तर है, उनके 6 चरण है। पहला है इसका सजा और आज्ञा पालिता, दूसरा है विनिमय उद्देश्य, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथा है कानून और व्यवस्था, पांचवा है सामाजिक अनुबंध कानूनी विन्यास और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्होंने लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड डेज टू फैसिलिटेट लर्निंग। ऑप्शन ए है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, निगेटिव फीडबैक। ऑप्शन बी है इनाम देने चाहिए, रिवॉर्ड्स। ऑप्शन सी है पाठ प्रदान करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग। और चौथा कह रहा है कि सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ प्रदान करना चाहिए। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था कि जो बच्चे थे उन्हें सीखने को सुसाधित करने के लिए क्या प्रदान करना चाहिए, पाठ यानी कि ढांचा। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी मंजिल यहाँ पे और इसके लिए वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर उन्हें पहुँचना है, लेकिन बीच में वो उन मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अगर कोई टीचर यहाँ पे उनकी थोड़ी हेल्प कर देता है, उन्हें पाठ या ढांचा प्रदान कर सकता है देता है, तो वो ऐसे करके चले जाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि बच्चे कहीं पे थोड़ा सा अटकते हैं तो वहाँ पे उनकी हेल्प देना, क्यूज वगैरह के द्वारा उन्हें संकेत देना, उनके माध्यम से उन्हें पाठ ढांचा प्रदान करना, और ऐसा अगर हम करते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो वही होता है स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ ढांचा कहलाता है। ठीक है, यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाता है तो दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और ये प्रक्रिया बालक के लिए एक मार्जन का कार्य करती है, यानी पाठ ढांचे का कार्य करती है। इसीलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे से बच्चे द्वारा सीखना ही पाठ या मार्जन स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती बल्कि शुरुआत में होती है। यानी कि बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है जब वे कहीं पे अटक जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच। लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट थिंकिंग। ऑप्शन ए है कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है, इज co-constructed during sharing activities between the child and another person। ऑप्शन बी है का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, टेक्स्ट प्लेस आउटसाइड ऑफ चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट। तीसरा कह रहा है कि तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है, हैपेंस व्हेन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स गेट पेयर्ड टुगेदर। और चौथा कह रहा है कि का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं, इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच जो होती है, थिंकिंग जो होती है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। कैसे है, रूसी, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का क्या रखा, प्रस्ताव। इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की बच्चों के विकास में समाज का और संस्कृति की भूमिका पर बल देते हैं। किसके, समाज और संस्कृति की भूमिका पर।
उन्होंने प्रस्तावित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधि के दौरान सह निर्मित की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि in nowadays classroom the child is an active participant in the learning process and learning as per her own pace needs and capacities। यानी कि डेज कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ऑप्शन ए है प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, ऑप्शन बी है टीचर सेंटर्ड शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी है बेहवियरिस्टिक्स यानी कि व्यवहारवादी, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष में यानी एक कक्षा जो प्रगतिशील होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और वे अपनी गति, अपनी जरूरतों, अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो प्रगतिशील शिक्षा का भाग होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कक्षा प्रगतिशील होगी तो ऑटोमेटिक शिक्षा प्रगतिशील मिलेगी। तो हमारी प्रगतिशील कक्षा जो होती है हमारी प्रगतिशील शिक्षा का एक पार्ट होती है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास को रखती है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी महोदय हैं, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एवरी इंडिविजुअल हैज। ऑप्शन ए सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, अ सेट ऑफ जनरल एबिलिटीज। दूसरा कह रहा है कि एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, आ फिक्स्ड आईक्यू डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तीसरा कह रहा है कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट्स। और चौथा कह रहा है कि 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन सी कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होता है कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती हैं वो होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्नर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले पूछेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। इन्होंने इसमें कितने प्रकार की बुद्धि दी थी? 8 प्रकार की बुद्धि दी थी। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के, रूस के, कहाँ के? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं और इनकी 8 प्रकार की बुद्धि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी 8 प्रकार की? पहली है भाषाई बुद्धि यानी कि भाषा की बुद्धि, दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है स्थानिक बुद्धि, चौथी है संगीतमय बुद्धि, पांचवी है शरीर और गतिज बुद्धि, छठी है अंतरावृत्तिक बुद्धि, सातवीं है अंतःवृत्तिक बुद्धि और आठवीं है प्राकृतिक बुद्धि। किसने दी है? हार्वर्ड गार्नर ने। कहाँ थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कितनी प्रकार की दी है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी है? भाषाई यानी कि लैंग्वेज बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है जो मैथमेटिक्स वगैरह में प्रयोग की जाती है, स्थानिक बुद्धि होती है, संगीत में होती है यानी म्यूजिक वगैरह से, शरीर और गतिज बुद्धि होती है, अंतरावृत्तिक होती है, अंतःवृत्तिक होती है और प्राकृतिक यानी नेचुरल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक और बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि वह स्वभाव चिंतन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं चिल्ड्रंस प्राइवेट स्पीच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ थिंकिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज सपोर्टेड बाई। ऑप्शन ए है नॉम चॉम्स्की, किसे नॉम चॉम्स्की ने सपोर्ट किया है। ऑप्शन बी है जीन पियाजे, किसे जीन पियाजे ने सपोर्ट किया है। ऑप्शन सी है जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। तो बताइए निजी भाषा को किसने दिया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। जो निजी भाषा, ठीक है, जो प्राइवेट लैंग्वेज है उसके लिए किसने प्रत्यय के समर्थक थे? लेव वाइगोत्स्की थे। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बालक और बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका को निरखती है क्योंकि वे स्वभाव चिंतन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। बच्चे आत्म मार्गदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए क्या करते हैं? निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन करता है निजी भाषा का प्रयोग? बच्चे। किसके लिए? आत्म मार्गदर्शन यानी स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए, आत्मनिर्देशक को निर्देशित करने के लिए। ठीक है। और निजी भाषा किसने दिया था? किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इज रिड्यूसिंग चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कॉन्फर्मिटी। ऑप्शन ए है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर सेग्रेटेड सेटिंग अरेंजमेंट। ऑप्शन बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, फोकसिंग अपॉन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। ऑप्शन सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप। और ऑप्शन डी है कि जेंडर संबंधित जो पूर्वग्रह हैं उन पर चर्चा करना, डिस्कशन अबाउट जेंडर वाइसेस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डिस्कशन अबाउट जेंडर वाइसेस यानी जेंडर संबंधित जो पूर्वग्रह हैं उस पर चर्चा करना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जेंडर यानी कि रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका के अनुरूपता है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जेंडर संबंधित जो पूर्वग्रह उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रभावी युक्ति है। कक्षा परिचर्चाएं बच्चों के समग्र व्यक्तित्व को आकार देने या निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षा परिचर्चा क्या करती है कि बच्चों का अच्छे से व्यक्तित्व को आकार देने के लिए उसका निर्माण करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परिचर्चाएं बच्चों को न केवल उसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में मदद करती हैं बल्कि दूसरे की जो धारणा है उसका भी पता लगाने में क्या करती है, हेल्प करती हैं। इसे बच्चों का सर्वांगीण सोच को आकार देने में मिलती है। इसे बच्चों को अलग अलग तरह से सोचने में यानी हर तरह से सर्वांगीण सब तरह से सोचने को आकार देने में क्या करती है, हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षिका को इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव फॉर एवरी चाइल्ड द टीचर शुड। ऑप्शन ए है कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, यूज मल्टीपल स्ट्रेटजीज टू इंगेज चिल्ड्रन। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज व खारिज करना चाहिए, इग्नोर एंड डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तीसरा कह रहा है कि मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना चाहिए, वी absolutely rigid in her assessment method। और चौथा कह रहा है कि एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, फॉलो यूनिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। ठीक है, सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त प्रभावशाली बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, हमारे टीचर होने के क्या दायित्व है कि बच्चों को हम उसमें संलग्न रख सकें यानी कि इंगेज हो जाएंगे बच्चे, उसके लिए अलग अलग गतिविधियां करनी चाहिए क्योंकि एक ही गतिविधि करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। और नजरअंदाज और खारिज तो हमें करना नहीं चाहिए, कभी बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उनके हमेशा सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन की करीतों में बेहतर में होना चाहिए भी गलत है और मानकीकृत पाठ्यक्रम का कभी पालन करना नहीं चाहिए एक समान। हमें ठीक है, हमें अलग अलग। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए, इंगेज करने के लिए अलग गतिविधियां प्रयोग करनी चाहिए। बालकों में सार्थक सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अलग अलग कार्यों, विषयों और भौतिक समायोजन में विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके एक ही अवधारणा, प्रक्रिया, दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सोशियो कंट्रीब्यूस्ट क्लासरूम रिकॉल बेस्ट रिटन टेस्ट शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ असेसमेंट। रीजन है कि चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बाय रोट मेमोराइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यानी कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए, एकमात्र तरीका नहीं होगी तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे रटकर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो ये भी गलत है। रट्टा मार के सिखाओ सबसे प्रभावी है, बिल्कुल गलत बात है ना, तो रट्टा मार के कभी बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए। सही विकल्प चूज करने के लिए कह रहा है तो हमें पता है कि दोनों ऑप्शन गलत है। पहला कह रहा है कि और दोनों सही है तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है और ये भी गलत है। यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि हमारा ए एंड आर फास्ट यानी ये और दोनों रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। कथन गलत होता है क्योंकि सामाजिक रचनात्मक कक्षा वैसी होती है जो ज्ञान को एक समाज के निर्माण के रूप में बनाती है। इसमें अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के कई सारे पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि सिर्फ एक ही पहलू को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ऐसी कक्षा में
ऐसी कक्षा में सहयोगी प्रायोजित परियोजनाएं छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन के लिए क्या होती है, एक प्रभावी मूल्यांकन उपकरण हो सकती हैं तथा बच्चे रटकर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ये तर्क पूरी तरह से गलत, क्योंकि रटकर याद करवाना कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा चीज़ों को समझना चाहिए कि ना कि रटकर चाहिए, ठीक है, क्योंकि रटकर याद रखना सीखने का प्रभावी तरीका नहीं होता और इसके द्वारा सीखा गया जो ज्ञान होता है वो समय के अनुसार कम होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि बचपन में अगर आपने कोई क्वेश्चन रटा है तो आगे चल के आप उसे भूल गए होंगे, जबकि अगर कोई आपने समझा है तो अभी तक वो आपको याद होगा। इसमें नई और पूर्व सूचना के बीच कोई संबंध नहीं होता, इसलिए विकल्प डी के अंतर्गत ये और दोनों गलत हैं। अगला हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन ये कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिफरेंस टू एन एजुकेशन सिस्टम डेट अकोमोडेट्स ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशन। और रीजन कह रहा है कि इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज ब्रदर वर्डन टर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है कि समावेश, ठीक है, तो हमारा समावेशी शिक्षा एक शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। तर्क कह रहा है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं, तो इसमें से हमें सही विकल्प चूज करना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, चौथा कह रहा है कि दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड क्या, और दोनों सही है और आर क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाएं और अन्य विशेषताएं उनके ना देखते हुए सभी बच्चों का क्या किया जाता है, समायोजन। क्योंकि समावेशन जो होती है वो एक व्यापक दर्शन होती है जो केवल तहाँ तक सीमित नहीं होती है, केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं होती है। समावेशी शिक्षण के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ क्या करते हैं कि सामान्य शिक्षा में शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इसीलिए ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या कर रहा है। शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? In an elementary classroom, how should a teacher view diversity? ऑप्शन है कि सीखने में अवरोधक के रूप में, एज अ बैरियर टू लर्निंग, गलत हो जाएगा क्योंकि यह कभी भी हमें अवरोधक के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर डाइवर्सिटी, ये भी गलत है क्योंकि विविधता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कह रहा है कि विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, मिनिमाइज डाइवर्सिटी एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। चौथा कह रहा है कि एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले, एज एन एसेप्ट सिंस इट प्रमोट्स हेटेरोगेनिटी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कितना अच्छा हमें मिल गया है कि हमें क्या करना चाहिए, इसको देखना चाहिए क्वालिटी यानी कि गुण के रूप में, सेट के रूप में, जिससे क्या मिल सके कि बहुरूपता है उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। ये सबसे अच्छा है आंसर और पॉजिटिव में भी है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जो शिक्षिकाएँ होती हैं उनको विविधता में को एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके, ठीक है। प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में टीचर है उनको क्या करना चाहिए, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको एक एस्पेक्ट यानी क्वालिटी के रूप में देखना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, बहुरूपता को जिससे बढ़ावा मिल सके। शिक्षिका को बच्चों को शिक्षा के अलावा से शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करके एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करके विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो टीचर्स है उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं प्रदान करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त उन्हें जो शैक्षिक गतिविधियाँ उन्हें में भी संलग्न करवाना चाहिए बच्चों को। शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों को सामाजिक है, सांस्कृतिक है और पृष्ठभूमि शिक्षा का भी उपयोग करना चाहिए जिससे उनकी शिक्षण शैलियों को समायोजित किया जा सके और वो अपने हर फील्ड में अच्छा कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर यानी लगातार मुश्किल होती
होती है? ये किसके लक्षण हो सकते हैं? कार्तिक का 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड हैज़ persistent difficulty in verbal and non-verbal communication with his friends and teachers. These could be primary characteristics of कार्तिक क्या है? कक्षा 5 का पढ़ता है, कक्षा 5 का स्टूडेंट है। वो अपने दोस्तों के साथ और अपने शिक्षकों के साथ क्या करता है? संवाद यानी बातचीत करता है। तो उसे मौखिक और गैर मौखिक संवाद करने में क्या होती है? लगातार मुश्किल महसूस होती है, डिफिकल्टी फील होती है। तो वो है कि इसका उदाहरण ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य। ये नहीं हो सकता क्योंकि जो लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित है, लेकिन उसे लिखने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसे है समझने की, बोलने की। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी है डिस्कैलकुलिया गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य होती है मैथमेटिक्स से संबंधित यानी गुणा भाग करने में, तो वो भी नहीं फील कर रहा है, ये भी नहीं हो सकती। तीसरा कह रहा है ऑटिज्म यानी स्वावलीनता, और चौथी कह रही है पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। तो वो कर क्या रहा है? उसे मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में अगर मुश्किल हो रही है तो वो ऑटिज्म यानी स्वावलीनता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया वे होती है जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, ना तो लिखने में दिक्कत है, ना तो गुणा भाग में दिक्कत है। तो डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया डिसलेक्सिया होगा नहीं। उसे क्या करने में? संवाद करने में, उसे सामाजिक संवाद करने में क्या निरंतर महसूस हो रही है? डिफिकल्टीज। तो ये ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो कार्तिक है वो कक्षा 5 में पढ़ता है और उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ और जो उनके टीचर हैं उनके साथ क्या करने में? मौखिक और गैर मौखिक यानी कि उनके साथ बातचीत करने में या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी संवाद करने में उन्हें मुश्किल फील हो रही है। तो ये किसके लक्षण है? स्वावलीनता के। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मोल जोल बनाने में परेशानी होती है। इसमें बच्चा बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता है, पढ़ लिख भी नहीं पाता है और समाज में क्या नहीं बना सकता है? मेल जोल बनाने में से क्या होती है? डिफिकल्टी फील होती है। तो ये होते हैं स्वावलीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodation in the classroom environment as per the needs of student with visual challenge? ऑप्शन ए है eliminate unnecessary obstacles from classroom. ऑप्शन बी है use a variety of visual presentations. ऑप्शन सी है give a handouts having mind maps और ऑप्शन डी है provide recorded material to supplement classroom teacher. यानी कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनकी जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन होता है? ऑप्शन ए है कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं हैं उनको हटा देना। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जो दृश्य प्रस्तुतिकरण है उन्हें देना। ऑप्शन सी है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। और ऑप्शन डी है कि कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट और फोर्थ। हमारा पहला बिल्कुल सही है कि कक्षा में क्या करना? जो गैर जरूरी बाधाएं उनको हटा देना। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो क्लासरूम में ज़रूरी नहीं है उन्हें हटा देंगे तो ये क्या करेंगे? ज़रूरतमंद लोगों, तो ये क्या करेंगे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार ये उपयुक्त समायोजन है। इसके अतिरिक्त कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में जो गैर जरूरी बाधाएं होती हैं, मतलब ऐसी बाधाएं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, उनको हटा देना। कहता कक्षा में अधिगम को क्या कर देना? परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। इसी तरह शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान क्या होता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के जरूरतों के अनुसार समायोजन होता है। दृष्टिबाधित वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। ठीक है, उन्हें दृष्टिबाधित कहते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे उनके पढ़ने में और उनके लिखने में और स्पर्श करने में सहजता से कर सकें। वो अपनी पढ़ाई लिखाई को स्पर्श करके आसानी से कर सकते। इसके लिए हमें ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए और हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि मनाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज। ऑप्शन ए है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, द एबिलिटी टू प्रपोज मेनी डिफरेंट आइडियाज और आंसर। ऑप्शन बी है अपसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता,
कन्वर्ट थिंकिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन आंसर। और यह निष्क्रिय नकल की क्षमता, एबिलिटी ऑफ पैसिव इमिटेशन। और ऑप्शन डी है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल, स्किल टू रोट मेमोराइज लॉन्ग पैसेज। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि रचनात्मकता की एक पहचान क्या होती है, अब सारी सोच यानी कि डाइवर्ट थिंकिंग होती है, जो अलग अलग विचार उत्तर होते हैं उनको प्रोत्साहित करने की क्षमता। ठीक है, उनको प्रस्तावित करने की क्षमता ये अब सारी सोच होती है। ये अब सारी सोच होती है, रचनात्मकता की ये पहचान है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता अब सारी सोच एंड डाइवर्ट थिंकिंग है, जो अलग अलग विचारों उत्तरों को क्या करती है, प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। रचनात्मकता की विशेषताओं में मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, गहन जिज्ञासा जैसी भावना जो होती है वो शामिल होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इफ अ टीचर वांट्स टू असेस क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स शी शुड अवॉइड। ऑप्शन ए है कि परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकसिंग ऑन प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद ईच अदर। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। और चौथा कह रहा है कि स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्यार्थियों के आपस में क्या करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए। ऐसा है बिल्कुल गलत है। इसने नहीं पूछा था कि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहते हैं, उसे क्या नहीं करना चाहिए। देख लीजिए कि पहले हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव में पूछा है कि निगेटिव में, हमें पूछा है कि नहीं में। तो उसने नहीं पूछा था तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अभी किसी की तुलना विद्यार्थी के आपस में नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा रहता है। विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना ये भी सही रहती है। स्व आकलन के अवसर भी उन्हें प्रदान करने चाहिए, लेकिन उनके आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने का कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपस में बच्चों की तुलना करेंगे तो वो कभी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी रचनात्मकता का आकलन शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है तथा प्रत्येक वाले दूसरे वाले से ज्ञानात्मक व भावनात्मक रूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। दो बच्चे जो होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनका ज्ञान अलग अलग होता है, उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, उनका परिवेश अलग अलग होता है, उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज सब कुछ अलग अलग होती है। इसीलिए कभी दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है। ठीक है, हर बच्चा अपना आपस में विशिष्ट होता है और उसकी किसी प्रकार से लर्निंग करवानी चाहिए जिससे वो अपने समाज में बेहतर कर सकें। ठीक है, कोई क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई हिस्ट्री में अच्छा होगा, कोई मैथमेटिक्स में, कोई साइंस में, कोई आर्ट में, तो सब अलग अलग होते हैं। तो उसकी क्या प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहिए, ना कि उनके आपस में तुलना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना यानी कि लर्निंग। ऑप्शन ए कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, तो जहाँ पर ये निष्क्रिय पूछे, पैसिव पूछे, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पैसिव नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। और लर्निंग सीखना ये तो एक एक्टिव प्रक्रिया होती है, ना कि पैसिव, तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होता है, अकॉर्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पता है कि जो सीखना होता है वो समाज में और संस्कृति में ही जाकर सीखते हैं, इससे हटकर तो हम सीख ही नहीं सकते। और कह रहा है कि उसे स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता है, मतलब उसके साथ ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। चौथा कह रहा है कि केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओनली रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो केवल लगा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा था कि सीखना है क्या, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा होता है वो अलग अलग होता है, उसके कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, उनसे जो लर्निंग होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, एक्टिव नहीं, पैसिव है, स्वतंत्र नहीं है, सामाजिक संस्कृति पर से जुड़ा हुआ है, और केवल जानकारी तो होती नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीखना यानी कि जो लर्निंग है वो व्यक्तिगत कार्यों से कैसी होती है, प्रभावित यानी इफेक्ट होती है। व्यक्तिगत कार्य जैसे कि प्रेरणा है, क्षमता है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, रुचियां हैं, ये ध्यान और उम्र है। ठीक है, ये सब पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सी? प्रेरणा, क्षमता यानी कैपेसिटी, अभिवृत्ति, अभिरुचि इंटरेस्ट वगैरह उसका, रुचियां, ध्यान, उम्र। ठीक है, व्यक्तिगत कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के तत्व होते हैं जो सीखने और सोचने के तरीकों को क्या बनाते हैं, सीखने और सोचने के तरीकों को बेहतर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? स्टूडेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव विल बी इंकरेज्ड टू लर्न एंड हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास। ऑप्शन ए है कि अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। वन कैन नॉट चेंज वंस इनबॉर्न एबिलिटीज एट ऑल। ऑप्शन बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। इफोर्ट कैन इन्फ्लुएंस वंस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। ये बहुत ही अच्छा है कि क्या होता है कि प्रभाव लाया जा सकता है किससे? मेहनत से। मेहनत करके बच्चे जो होते हैं वो अगर कुछ बनाव नहीं आता तब भी उन्हें सब कुछ आने लगेगा। जैसे कि मैथ ही ले लीजिए, अगर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो हमें ज़रूर आने लगेगी। इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो हमें आने लगेगी बोलने। ठीक है, तो हम मेहनत के दम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम मेहनत के जरिए हासिल नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है कि अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। गेटिंग गुड मार्क्स इज अ मैटर ऑफ लक। बिल्कुल गलत बात है। हार्ड वर्क से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ना कि लक से एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, वह जीवन में हर मुश्किल आपकी थोड़ी ना आसान हो जाएगी। लक वर्क कुछ नहीं होता, बस हार्ड वर्क ही होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा उसका फल। ठीक है, देखो चौथा कह रहा है कि जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। वन हु हैज नॉट सक्सीड प्रीवियसली विल नॉट सक्सीड इन फ्यूचर एज वेल। कितना बकवास ऑप्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कितने ज़्यादा लोगों के एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में किसकी ओर उन्मुख होंगे? सीखने की ओर उन्मुख होंगे। ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता होगा वो भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पर करेंगे, ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्वभाव प्रेरित यानी स्वयं जो प्रेरित विद्यार्थी होता है वो शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं और शैक्षणिक व पाठ्येतर गतिविधियों में अपनी रुचि से भाग लेते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट हो आपको उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स बाई। ऑप्शन ए है कि उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना, ओपन प्रेजेंसिंग, स्कोरिंग हाई मार्क्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू विन ऑल कॉम्पिटिटिव। पहला तो बिल्कुल गलत है। क्यों? हाई रैंक्स क्यों हमें भैया प्राप्त करनी, हाई स्कोर क्यों करना है बताइए जरा। अच्छा होगा कि जब हम अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको बाहर निकालें, अपनी प्रतिभा के लिए काम करें, अपनी खुद के अटेम्प्ट करें, खुद के प्रयास करें खुद के लिए, ना कि इसके लिए कि हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है कि प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करें, नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए, ना कि जीतने के लिए। ठीक है, जीतने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना। मेहनत करेंगे तो वो जीत ही जाएंगे। ठीक है, तभी जीतने के लिए नहीं, हमें हासिल क्या करना चाहिए, हमें जीतने के लिए नहीं, उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, इनकलकेटिंग लव एंड जॉय इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमें क्या करना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करनी चाहिए। हमें हर काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमें करने में फील होता है क्या, खुशी। कई लोगों को डांस करने में, कई लोगों को खाना बनाने में, कई लोगों को बाइक चलाने में, कई लोगों को बाहर जाने में, कई लोगों को अलग अलग जगह से खुशी मिलती है, और कई लोगों को पढ़ने में। तो जहाँ जिसका इंटरेस्ट हो उसी हिसाब से उसे अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि आप सफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव पैदा करें, इनकलकेटिंग फियर एंड डिस्ट्रेस टू अवॉइड फेलियर। बिल्कुल आप बकवास ऑप्शन है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के अंदर डर और तनाव कभी पैदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो सफल हो चाहे वो असफल हो। तो हमसे सही पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा, और पॉजिटिव हमसे पूछा था।
हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति क्या करवानी चाहिए, महसूस करवानी चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमेशा हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी करें। ठीक है, जिसमें उसे खुशी फील नहीं होती वो उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सीखने के दौरान मस्ती करने से खेल खेल में भी छात्रों को जानकारी बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है, क्योंकि यह प्रक्रिया सुखद और यादगार होती है। अगर बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद है तो बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें खेल खेल में वो अच्छे से चीज़ों को लर्न सकें, जैसे कि ABCD है, छोटा बड़ा है, पहाड़े हैं, गिनती हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से अगर ये सब करवाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से इन्हें सीख पाएंगे। ठीक है, तो उन्हें सुखद और महसूस होगा, याद भी इन्हें अच्छे से हो जाएगा। तो इतने सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल चल गए हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बोरिंग उन्हें फील ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल हेल्प स्टूडेंट टू लर्न मीनिंगफुली? ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, रिलेटिंग द नॉलेज विद देयर एवरीडे लाइफ। दूसरा कह रहा है कि केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, फोकसिंग ओनली ऑन टीचिंग फॉर स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स। कितनी बार आपको बताया कि अच्छे मार्क्स करने के लिए कभी पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि नॉलेज गेट करने के लिए पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और निजी जीवन से जोड़ना, ये तो अच्छा लग रहा है कि बच्चों के ज्ञान को क्या कर दो, उनके अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ दो, जिससे वे ना चाहते हुए भी उससे अच्छे से सीख लें। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन से जुड़ा होता है उससे हम अच्छे से सीख जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तीसरा कह रहा है कि बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल देना, स्ट्रेसिंग ऑन रिपीटिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस गलत है, हमें उसकी स्ट्रेसिंग देना नहीं चाहिए, अभ्यास और बल पर ज़्यादा। चौथा कह रहा है कि बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना, रिमेंबरिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। क्यों, बच्चे हो कि कंप्यूटर हो, बच्चों का दिमाग जरूर कंप्यूटर जैसा होता है कि बिल्कुल कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर समझ कर तो बोझ नहीं लादना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ एक बार में कैसे बच्चा याद कर सकता है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ज्ञान को क्या करना, बच्चों के निजी जीवन से जोड़ देना कीजिए, जिससे वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन यानी पर्सनल लाइफ से में जोड़ना चाहिए, और उसके द्वारा जोड़कर ही उसे क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बच्चों के जीवन से जो जुड़ा हुआ होता है बच्चे उसे आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, और अर्थपूर्ण भी रहता है, यानी उस जीवन में याद भी उस तरह से रहता है। क्योंकि आपने कितनी बार भी देखा होगा कि रोड मेमोराइजेशन अगर बच्चों को करवाते हैं, रट्टू तोता बनाते हैं, कंठस्थीकरण करवाते हैं, तो बच्चे कभी ना कभी वो भूल ही जाते हैं, लेकिन अगर समझ कर उसे पढ़ाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसकी अवधारणाओं में भी क्या करेगा, समझ विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? इन अ सोशियो कंट्रीब्यूस्ट क्लासरूम लर्निंग प्रमोट्स। ऑप्शन ए है अधिसंज्ञानात्मक कौशल, मेटाकोग्निटिव एबिलिटीज। ऑप्शन बी है स्वनियमता, सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन सी है विवेचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगला है कि अर्थहीन वेधन व दोहराव, यानी कि मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल। इसमें से सही ऑप्शन चुनना है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों सही हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान, लेंगे अर्थहीन वेधन और दोहराव ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान कौशल को क्या करता है, प्रोत्साहित किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल एक महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अधिसंज्ञानात्मक कौशल होता है यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है, क्या करती है, एक महत्वपूर्ण सोच को यानी इंपॉर्टेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए यानी विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। और इसमें बेहतर ज्ञान प्राप्ति के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी स्वयं की सोच प्रक्रियाओं के बारे में क्या होना चाहिए, जागरूक होना शामिल है। स्वनियमितता शिक्षा में किसी भी सीखने के माहौल को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता को क्या करती है, संदर्भित। स्वनियमन क्षमताओं में लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिगरानी, आत्मनिर्देश और आत्म सुदृढ़ीकरण भी शामिल होता है। विवेचनात्मक सोच जो होती है वो विद्यार्थियों को मूल और
अपरंपरागत विचारों को ग्रहण करने में क्या बनाती है, सक्षम। समस्या समाधान कौशल समस्याओं को पहचानने के लिए उसको हल करने की क्षमता होती है, जिसे जो हम जानते हैं उसे खोजने के लिए जो हम नहीं जानते उसे लेते हैं, तब विकल्प सी ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जिसे जानते हैं उसे और जिसे नहीं जानते उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचनाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ कंसेप्ट अमंग स्टूडेंट। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, आर इंडिकेटिव ऑफ द नैव थ्योरीज दैट स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन बी है सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए, शुड बी डिस्करेज थ्रू यूज ऑफ पनिशमेंट। गलत है, हमें पहली बार सजा बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो हमें उसको समझाना चाहिए, ना कि उसे सजा देनी चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती है, आर मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्यों मीनिंगलेस होगी। और चौथा कह रहा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देने चाहिए, शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर वाइल टीचिंग। तो ये भी गलत है, नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, हतोत्साहित करना नहीं चाहिए, अर्थहीन होती नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है, ठीक है। विद्यार्थियों में संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचनाएं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें संप्रत्यायों के वैकल्पिक संरचनाएं अध्यार्थियों के द्वारा रचित जो सहज सिद्धांत होती है उसको क्या करती हैं, दर्शाती हैं। यह संरचनाएं अध्ययन की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होती हैं। इसके द्वारा शिक्षक ये पहचानता है कि बच्चे सोचने में कैसे सक्षम हैं, और क्योंकि उनकी सोच योग्य होती वयस्कों से कैसी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। बच्चों की सोच वयस्कों से अलग होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न बाय। ऑप्शन ए है प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी है सुनकर व बोलकर, लिसनिंग एंड टॉकिंग। ऑप्शन सी है चर्चा व मनन करके, डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। और ऑप्शन डी है कि चीज़ें बनाकर व करके, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सुनकर और बोलकर सीखते हैं, चर्चा और मनन करके यानी कि डिस्कसिंग या रिफ्लेक्टिंग के द्वारा सीखते हैं, चीज़ें बनाकर और करके सीखते हैं, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स के द्वारा वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सीखना यानी कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो कि अभ्यास के द्वारा, अनुभव के परिणाम स्वरूप के द्वारा व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है। बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग और अन्वेषण के द्वारा, सुनकर, बोलकर, चर्चा और मन के द्वारा चीज़ें बनाकर क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो द मोस्ट मोटिवेटिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग टास्क फॉर डाइवर्स स्टूडेंट इन अ मिडिल क्लासरूम आर दोज डेट आर। ऑप्शन ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, नॉट चैलेंजिंग एट ऑल। दूसरा है कि माध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, मॉडरेटली चैलेंजिंग। ऑप्शन सी है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और ऑप्शन डी है पुनरावर्ती व उबाऊ होते हैं, रिपीटेटिव एंड बोरिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं जो बच्चों के लिए कैसी चुनौतियाँ लेकर आते हैं, मध्यम। क्योंकि बिल्कुल चुनौती नहीं होगी तो उसमें उबाऊ फील करने को मिलेगा, बोरिंग, और उसे मज़ा भी नहीं आएगा, वैसा काम करेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी तो उसमें वो थक जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि इस काम को कैसे करूँ, फिर अपने आप को वो ऐसा समझने लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और पुनरावृत्ति और उबाऊ होंगे तो बिल्कुल सही बात है, बोरिंग होती तो वो उसे करना ही नहीं चाहेगा सेम वर्क को। तो हमारे लिए वैसी कार्य अच्छे रहते हैं जो मध्यम चुनौतियाँ लेकर आए। इससे ना हम बोरिंग फील होंगे, ना हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना हमें ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। मध्यम चुनौतियों वाले होने चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित यानी मोटिवेट करने वाले वे अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं जो कैसी चुनौतियाँ लेकर आते हैं, मध्यम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डे से जोड़ा जाना चाहिए। फॉर लर्निंग टू बी मीनिंगफुल इट शुड बी एसोसिएटेड विद। ऑप्शन बी है अनुशासन व तनाव, डिसिप्लिन एंड डिस्ट्रेस। ऑप्शन बी है डर और सजा, फियर एंड पनिशमेंट। ऑप्शन सी है आनंद व संतुष्टि, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। और ऑप्शन डी हमारा है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा, अचीवमेंट एंड कॉम्पिटिशन। तो अनुशासन और तनाव से जोड़ेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, इससे तो हमें डर ही लगा रहेगा, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। सजा और फियर और पनिशमेंट ये सब कितनी बकवास ऑप्शन, ये सब निगेटिव में जाएंगे। तो हमें डर और सजा देनी नहीं चाहिए, तनाव वगैरह होना नहीं चाहिए, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा होनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा हम तब सीख पाएंगे जब हम इंजॉयमेंट यानी आनंद के साथ और सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि के साथ सीखेंगे। किसी भी जगह हम अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो आनंद और संतुष्टि सबसे अच्छा है। ठीक है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे किसके साथ जोड़ना चाहिए? उसके स्वयं के आनंद और संतुष्टि के साथ उसे जोड़ना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम यानी लर्निंग को अगर मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो उसे हम आनंद और संतुष्टि के साथ जोड़ेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम तभी हो सकती है जब अधिगमकर्ता नए ज्ञान को उस प्रासंगिक अवधारणा से जोड़ते सुविचारित प्रयास करता है जिसे वो पहले से जानते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को पहले से जानते हैं, अगर उसके साथ हमारी आगे वाली नॉलेज भी जुड़ जाएगी तो हम इसे अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लक्ष्यों के बजाय अधिगम के लक्ष्य को है उसको निर्धारित करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क कोलैबोरेटिवली। रीजन कह रहा है कि चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही है पहला। तर्क कह रहा है कि बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो होते हैं अपने सहकर्मियों से अगर चर्चा करते हैं वो अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। और जो टीचर होती है अगर वो परियोजना कार्य देती है तो बच्चे कैसे सीखते हैं? सहयोगात्मक रूप से और प्रोत्साहित होकर सीखते हैं। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी दोनों सही है, सही व्याख्या कह रहा है। तो हमें लगता है ये वाला ही सही है क्योंकि बिल्कुल सही था, बाकी सही नहीं होंगे एक भी, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को कैसे सहयोगात्मक रूप से वर्क को करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित। क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने सहकर्मियों से चर्चा करके सीखते हैं। इस तरह से कथन और कर्त दोनों सही है। समूह गतिविधियां छात्रों को समस्या से गहरे अर्थ खोजने, सोचने के कौशल में सुधार करने में सक्षम बनाती है, इसलिए उपयुक्त बिल्कुल सही होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सीटेट में बेहतर तैयारी करने के लिए सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के प्रीवियस ईयर देखा कीजिए और 8 बजे जूनियर लेवल के और 10 बजे देखा कीजिए करंट अफेयर। मिलते हैं इस वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। और प्रैक्टिस सेट भी देखा कीजिए।